हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ के लिए सामान्य भाषा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो यहाँ मैं आपको प्रैक्टिस टेस्ट कंटिन्यू करवा रही हूँ, बीच में मैंने स्टॉप कर दिया था। तो कंटिन्यू का टेस्ट की बात करूँ तो मैंने आपको 7 प्रैक्टिस टेस्ट जो है अपने चैनल पे करवा दिए हैं। आप उन 7 प्रैक्टिस टेस्ट को देख लीजिएगा और इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप उन प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और आज जो हम प्रैक्टिस टेस्ट करने वाले हैं वो है हमारा 8वां प्रैक्टिस टेस्ट। तो अब आपको इसकी परीक्षा की तिथियां भी मिल चुकी है। परीक्षा 3 चरणों में होनी है। अप्रैल में इसकी परीक्षा तिथि तय की गई है 14 अप्रैल से। तो आप सभी ने परीक्षा तिथियां चेक कर ली है। तो अब जो आपका काम रह जाता है वो है इसकी परीक्षा की तैयारी। और तैयारी के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट करने पड़ेंगे ताकि आपको अपनी तैयारी, अपनी कमियां सभी पता चल सके। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से यही देखेंगे कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं या कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको समस्या आ रही है। तो चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी हम शुरू कर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, नमस्कार में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, व्यंजन संधि या फिर गुण संधि या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, जब हम नमस्कार शब्द का विग्रह करेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? नमः जमा कार। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? विसर्ग दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। और विसर्ग संधि क्या है? हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है प जमा अन, पव जमा अन या फिर पह जमा अवन। तो अब क्या है यहाँ पे? पवन किस शब्द से मिलके बना है? तो पो जमा अन क्या बनेगा? पवन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये कौन सी संधि है? क्योंकि कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ये हमारी कौन सी संधि है? अयाधि संधि है, ठीक है। नेक्स्ट है, देवी इच्छा का संधि विच्छेद होगा देवी जमा इच्छा, देवी जमा इच्छा। तो तीनों में से सही कौन सा है? तो देखिए, देवी इच्छा यानी देवी जमा इच्छा। तो देवी, देवी शब्द किस में सही आपको दिख रहा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में, राइट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। और ये कौन सी संधि है? तो ये हमारी कौन सी संधि है? तो ये हमारी दीर्घ संधि है, ठीक है। नेक्स्ट है, जंगल में लगने वाली आग, वाक्यांश का एक शब्द बतलाएं। जठनारल, बड़वानल, कामानल। तो जंगल में जो लगने वाली आग होती है उसको इन तीनों में से एक भी चीज़ नहीं कहते। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोला जाता है, ठीक है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? दावानल। जठरानल क्या होता है? पेट में लगने वाली आग, ठीक है। जठरानल पेट में लगने वाली आग, बड़वानल समुद्र में लगने वाली आग, ठीक है। नेक्स्ट है, सकल शकल का अर्थ क्या होता है? कला और कृति, सन और संवत, संपूर्ण और अंश, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि सकल और शकल, इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? इसका तात्पर्य हो जाएगा, इस वाले सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और शकल का अर्थ होता है अंश। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अविराम का अर्थ निरंतर होता है परंतु इसके समरूपी शब्द अभिराम का अर्थ डैश होता है। आयुष, इलाज, सुंदर। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा कि अविराम का अर्थ क्या होता है? निरंतर। तो अभिराम का जो अर्थ होता है वो होता है सुंदर। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंबर का अर्थ आकाश होता है, अंबर का अन्य अर्थ डैश होता है। वस्त्र, सूर्य या फिर मोक्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अंबर का अर्थ होता है, एक तो आकाश हो गया और दूसरे वाले अंबर का जो अर्थ होता है वो होता है वस्त्र, ठीक है। चलिए, कोटि का अर्थ श्रेणी होता है, ठीक है।
कोटि का अन्य अर्थ डैश होता है, लगन, समूह या फिर करोड़। तो एक कोटि का अर्थ क्या होता है, श्रेणी हो गया। और कोटि का दूसरा अर्थ हम क्या कह सकते हैं, तो कोटि किस कोटि में है कहते हैं ना। तो राइट आंसर हो जाएगा कोटि का जो दूसरा अर्थ होता है वो होता है करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चांद का पर्यायवाची कौन सा है। तो चांद का पर्यायवाची कौन सा है, दिनेश, नरेश या फिर राकेश। तो चांद का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा राकेश। नेक्स्ट है, यातुधान का पर्यायवाची शब्द है वसन, आग या फिर अश्व। तो यातुधान, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो तात्पर्य होता है वो होता है राक्षस। और राक्षस के बाकी जो पर्यायवाची हैं वो तो आपको पता ही है, निशाचर, निशिचर, असुर, दैत्य, ये सब होते हैं। तो यातुधान भी उन्हीं में से एक है। तो यहाँ पे हमारा ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, अम्बुद, पारावार, अर्णव। तो समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि अम्बुद जो है ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बाकी बात करें तो पारावार और अर्णव ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जलधि, पयोधि, उदधि ये सभी जो है समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। अम्बुद किसका पर्यायवाची है, तो ये बादल का पर्यायवाची है। जलद, द जिसमें ज्यादातर आता है ना, वारिद, नीरद, ये सभी बादल के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है, उन्मीलन शब्द का विलोम है अनुमीलन, निमीलन, अवमिलन। तो उन्मीलन का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा निमीलन। हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इप्सित शब्द का विलोम है अनिप्सित, अभिप्सित या फिर अधिप्सित। तो राइट आंसर हो जाएगा जो इप्सित शब्द होता है इसका विलोम होता है अनिप्सित। ठीक है, नेक्स्ट है, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाती हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर होता है उसको कहा जाता है अकर्मक क्रिया। जैसे कि हम बात करें श्याम सोता है, तो ये चीज क्या हो गई, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, मिलान, सुपुत्र, अधर्म। तो यहाँ पे क्या उपसर्ग दिख रहा है, सु, यहाँ पे अ, लेकिन मिलान शब्द में क्या है, कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा अ, अत या फिर अति। अत्यंत, अत्यंत का जब हम विग्रह करेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, अति जमा अंत। तो कौन सा उपसर्ग आ गया यहाँ पे, अति। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में एक तद्भव शब्द है परख, कच्छप या फिर संधि। तो परख क्या है, तो यहाँ पे बात करें तो देखिए कच्छप शब्द क्या है, कछुए का तत्सम रूप है। तो ये क्या है हमारा तत्सम, और इसका जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है, कछुआ। ठीक है, नेक्स्ट है परख। परख जो है वो क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम रूप होता है परीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है संधि। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है परख। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में एक तत्सम शब्द है उसे चयनित कीजिए, कुपुत्र, औतार, गुफा। तो यहाँ पे बात करें तो कुपुत्र
पुत्र शब्द जो है ये क्या है, तत्सम शब्द है। बाकी के जो शब्द है वो तद्भव शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। तो अखरोट का तत्सम क्या हो जाएगा, अखरोट तो तद्भव है, इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अक्षवाट, अक्षोट या फिर अक्षरोट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अक्षोट। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द है, रूढ़ है, यौगिक है या फिर योग रूढ़ है। पंकज और जलज तो ये योग रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। यौगिक जो दो शब्दों से मिलके बनते हैं, जैसे पाठशाला, पाठ और शाला से बना है। योग रूढ़, योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जो किसी विशेष अर्थ की तरफ जो है हमें इशारा करते हैं, ठीक है। जैसे एक तो हो गया हमारा पंकज, एक हो गया दशानन। तो ये सभी क्या है, विशेष अर्थ की तरफ प्रकट करते हैं, तो उसको योग रूढ़ कहा जाता है, ठीक है। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, करण, संबंध या फिर संप्रदान। तो यहाँ पे वह कार मेरी है, तो संबंध क्या है, कार के साथ संबंध है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध कारक। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए, कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। तो यहाँ पे कपड़ा खरीदा, तो कपड़ा क्या है, कर्म किया गया, तो राइट आंसर है कर्म कारक, ठीक है। छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, उरग, भुजंग या फिर कुरंग। तो छाती के बल चलने वाले के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है उरग। और भुजंग का तात्पर्य क्या होता है, भुजंग होता है सांप, और कुरंग जो होता है वो होता है हिरन, ठीक है। तो उरग होता है छाती के बल चलने वाला, और दूसरा अगर हम बात करें इसके पर्यायवाची क्या हो गया, तो उरग का जो पर्यायवाची होता है वो सांप ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, राधा से चला नहीं जाता, मैं लेख लिखता हूँ। तो यहाँ पे कर्मवाच्य कौन सा है, तो यहाँ बात करें तो मजदूरों के द्वारा क्या है, पेड़ काटा गया, ये क्या है, कर्मवाच्य है। राधा से चला नहीं जाता, ये क्या है, ये भाववाच्य है। मैं लेख लिखता हूँ, ये क्या है, हमारा कर्तृवाच्य है। और यहाँ पे हमसे पूछा है कर्मवाच्य, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, भूतकाल, वर्तमान काल या फिर भविष्य काल। तुम बैठो मैं अभी आया, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वर्तमान काल की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें भी कौन सा वर्तमान काल्य है, अगर ये पूछा जाए तो ये संभाव्य वर्तमान काल्य है, ठीक है। तो यहाँ पे काम पूरा होने की क्या है, संभावना है, ठीक है। स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए, स्त्रियों, स्त्रियाएं या फिर स्त्री। तो स्त्री का जो बहुवचन होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि स्त्री का जो बहुवचन होता है वो होता है स्त्रियां, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, हुलास, हरकत, हमला। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है हरकत। हरकत क्या है, स्त्रीलिंग है। कि जैसे अगर एक वाक्य देख रहे तो मुझे तुम्हारी हरकत अच्छी नहीं लगती, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। हुलास और हमला ये दोनों पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है समानाधिकरण किस अवयव का भेद है, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण या फिर संबंध बोधक। ये समानाधिकरण जो है ये समुच्चय बोधक का भेद है, ठीक है। नेक्स्ट है मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण या फिर कालवाचक क्रिया विशेषण।
मैं रोज पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, क्रिया के मूल रूप को डैश कहते हैं, धातु, काल या फिर पुरुष। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। ठीक है। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक या फिर प्रेरणार्थक। राम सो रहा है, तो यहाँ पे राम क्या है, कर्ता है, और सो रहा है ये क्या है, क्रिया है। और कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे, अकर्मक क्रिया हो रही है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। ठीक है। मोहन तो तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए, आवृत्तिवाचक, परिमाणवाचक या फिर संकेतवाचक। तो राइट आंसर है मोहन तुमसे चौगुना। चौगुना आ गया तो ये क्या है, आवृत्तिवाचक है। ठीक है। तो आवृत्तिवाचक में क्या आता है, दूना, तिगुना, चौगुना, पांच गुना। ठीक है। और ये आवृत्तिवाचक है, और इसके अलावा हम इसको संख्यावाचक विशेषण भी कहेंगे। ठीक है। वहां भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित पद डैश है, विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण। तो ये जो भयंकर शब्द है ये क्या है, तो भयंकर क्या है, ये विशेषण है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कुछ, यह, कौन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो कुछ शब्द है ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। यह शब्द जो है, यह वह, ये होता है हमारा निश्चयवाचक, और कौन तो सबको पता है प्रश्नवाचक है। ठीक है। नेक्स्ट है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो जो शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है, अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे आपको क्या बताना है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। देखिए बात करें तो यहाँ पे देखिए समूह आ गया है, ये कट गया, यहाँ पे पुस्तक गंगा आ गया, ये कट गया, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक या फिर भाववाचक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, हिमालय क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, वाल्मीकि। तो वाल्मीकि का कौन सा रूप जो है सबसे शुद्ध है, तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, माँ पे बड़ी की मात्रा, का पे छोटी की मात्रा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, अंतर्धान। तो कौन सा शुद्ध रूप है, तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा अंतर्धान जो होता है वो सबसे शुद्ध रूप होता है इसका। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो इक्वल का साइन दिख रहा है आपको, तो इसमें कौन सा विराम चिन्ह जो है वो प्रयुक्त हुआ है, विवरण चिन्ह, तुल्यता सूचक या फिर लाघव चिन्ह। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि ये क्या है, इक्वल यानी बराबर, तुलना की जा रही तो तुल्यात्मक चिन्ह है। ठीक है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस प्रकार का चिन्ह प्रयोग किया जाता है, योजक, अल्पविराम, उद्धरण चिन्ह। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए। तो जहाँ पे अंतिम रूप ले लेता है वहाँ पे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पे आ जाता है हमारा
पूर्ण विराम। ठीक है, तो पूर्ण विराम ये डंडी होती है आपकी। ठीक है, क्योंकि योजक चिन्ह तो जोड़ने का काम करती है, जिसके लिए ये साइन प्रयुक्त होता है। अल्प विराम थोड़ा कम ठहराव होता है कॉमा में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कहा है कि अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण विराम। नेक्स्ट है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है, मात्र, मूर्धा या फिर क्रम? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मात्र शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो इसमें भी हमारा क्या है, र आ रहा है, मूर्धा इसमें भी र आ रहा है, और क्रम तो इसमें भी र आ रहा है। तीनों शब्द में र व्यंजन जो है प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ बनाने के लिए आप क्या यूज करते हो? सबने बना रखा है, सबको पता है, तो आधा ज और य। ठीक है, ये प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? चलिए ऑप्शंस पे आ जाते हैं। तो इसमें से संयुक्त स्वर क्या है? आ, उ, ई। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने स्वर हैं ये तीनों क्या है, ये तीनों दीर्घ स्वर है, और हमसे क्या पूछा है, संयुक्त स्वर कौन सा है। ठीक है, और संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर कौन सा होता है? तो ए जो है ये संयुक्त स्वर है, ऐ जो है वो संयुक्त स्वर है, ओ जो है वो संयुक्त स्वर है। ठीक है, और औ, ए, ऐ, ओ, औ ये संयुक्त स्वर होते हैं। जो यहाँ पर ऑप्शन है वो दीर्घ स्वर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? भोजपुरी, मगही, जयपुरी। तो जयपुरी जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि ये राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, श्याम सुंदर दास या फिर शिव सिंह। तो रश्मि रथी के रचयिता हैं दिनकर जी, जो कि रश्मि रथी यानी कर्ण पर आधारित है, कर्ण के जीवन पर। ठीक है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? सदल मिश्र, श्रद्धाराम फुल्लौरी या फिर लल्लू लाल ने? तो राइट आंसर है यहाँ पे श्रद्धाराम फुल्लौरी ने। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? मीराबाई, सूरदास या फिर रस खान? तो यहाँ पे बात हो रही है अष्टछाप की, तो अष्टछाप के कवियों में जो आते हैं वो है सूरदास, मीराबाई और रस खान नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है? सामान्य प्रणय का, राधा कृष्ण की प्रेम लीला का, श्री कृष्ण की दिनचर्या का? तो राइट आंसर है यहाँ पर कि श्री कृष्ण की प्रेम लीला का इसमें वर्णन किया गया है। चलिए यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है, पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जल्दी से ये पढ़ा देती हूँ। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरितगिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। कठिनाइयों की ओर, सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा अनिश्चितता की ओर। नेक्स्ट है, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक है? फूल और कांटे, बाग और वन, सुख और दुख। तो राइट आंसर हो जाएगा सुख और दुख के। नेक्स्ट है, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस प्रकार बात की प्रेरणा दे रहा है? हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वतों को देखकर ना डरने की, गहरी नदियों से ना डरने की। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इस कविता में कवि क्या प्रेरणा दे रहा है कि कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होना है और आगे बढ़ते रहना है। इस चीज़ की प्रेरणा कवि यहाँ पर दे रहा है।
नेक्स्ट है ऑथराइजेशन लेटर विद स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द बियरर का हिंदी अनुवाद क्या है? वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकारी पत्र, वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला अधिकारी पत्र, वाहक द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा वाहक के द्वारा के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र। नेक्स्ट है व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? आदरणीय, महोदय या फिर परम पूज्य। तो जब भी आप व्यवसाय संबंधी पत्र लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? महोदय शब्द, ठीक है। नेक्स्ट है खुदा गंजे को नाखून न दे कहावत का अर्थ है ओछे आदमी का धन और अधिकार पाना ठीक नहीं, आय से अधिक व्यय उचित नहीं, किसी की निंदा करना गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि ओछे आदमी का धन और अधिकार पाना ठीक नहीं। नेक्स्ट है इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? यहाँ आशा पूरी ना होगी, दिए में तेल कम है, निराशावादी होना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि यहाँ आशा पूरी ना होगी। नेक्स्ट है अंडे का शहजादा, मुहावरे का अर्थ है कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति या फिर अनुभवी व्यक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो अंडे का शहजादा है इसका तात्पर्य होता है अनुभवहीन व्यक्ति, जिसको कोई क्या है अनुभव ही ना हो। नेक्स्ट है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली की 100 बधियों आगे कौन हवाल। तो उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार जो है प्रयोग किया गया है? अन्योक्ति, अपहृति या फिर अतिशोक्ति अलंकार। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है सूर सुर तुलसी सची उडगन केशवदास और कवि खद्योत्समा जहतः करत प्रकाश। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? अनुप्रास, यमक या फिर उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर जो है यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन जाई, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास या फिर वृत्यानुप्रास। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या है? अंत्यानुप्रास है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शब्द है उसके अंत में क्या है? एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो रही है, आई जाई, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? अंत्यानुप्रास, ठीक है। नेक्स्ट है वह सब मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद कहा जाएगा? रोला, सोरठा या फिर सवैया। तो राइट आंसर यहाँ पे रोला छंद होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जहतः मज्जा मास रुचिर लखी परत पगार, जित तित छिटके हाड़ सेत कहू कह हु रतनार। इस अवतरण में कौन सा रस है? विभत्स रस, अद्भुत रस या फिर भयानक रस। यहाँ पर जो है विभत्स रस है। नेक्स्ट है अमर्ष क्या है? एक काव्य दोष, एक संचारी भाव या फिर एक काव्य गुण। तो राइट आंसर है अमर्ष जो है एक संचारी भाव है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सारा राज्य उसके लिए एक थाती था, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे अशुद्ध वाक्य क्या है? कि इन दोनों में केवल यही अंतर है, क्योंकि यहाँ पे केवल शब्द जो है वो प्रयुक्त नहीं होगा, इन दोनों में यही अंतर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य का प्रकार क्या है? आशीष तुम अपनी पढ़ाई करो, विस्मयादि बोधक, निषेधवाचक या फिर आज्ञावाचक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा आशीष तुम अपनी पढ़ाई करो। यहाँ क्या करा जा रहा है? आज्ञा दिया जा रहा है, ठीक है, आज्ञा बोधक। नेक्स्ट है पढ़ने संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। यहाँ पर जो वाक्य है पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है, वह पढ़ाई लिखाई कर लेता है, वह पढ़ाई लिखाई करता रहता है, दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं।
पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है। यह किस प्रकार है? तो यह हमारा मिश्र वाक्य है। तो इसका जो संयुक्त वाक्य होगा वो होगा कि वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। तो ये इसका संयुक्त वाक्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? द्विगु, अव्ययीभाव या फिर बहुब्रीहि? तो बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें एक अन्य अर्थ, अन्य पद जो है प्रकट होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोई भी पद प्रधान नहीं होता, वो है बहुब्रीहि समास में। जैसे कि दशानन, तो दशानन तो ना हमारा पहला पद प्रमुख है, ना हमारा दूसरा पद, यहाँ पे तीसरा पद जो है वो प्रमुख हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? प्रिय सखा, कामचोर या फिर आजन्म? तो यहाँ पे क्या पूछा है? कर्मधारय। ठीक है, तो प्रिय सखा यहाँ पर क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है, नेक्स्ट है, कला प्रवीण में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व? तो कला प्रवीण, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कला में प्रवीण। तो यहाँ पे में आ गया, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द है अप्रमाणित, अनुप्रमेय या फिर अप्रमेय? तो राइट आंसर है यहाँ पर जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके वो है हमारा अप्रमेय। और जो प्रमाणित ना हो वो होता है अप्रमाणित, और जिसका कोई, ठीक है। चलिए, ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। यहाँ पर हमारा ये जो 8वां प्रैक्टिस टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। सारे प्रश्नोत्तरी मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। तो वीडियो जिनको अच्छी लगी एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपके कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।